तो ये जितने भी हैं कहीं टर्की में पढ़ने जाते हैं, चाइना में, बांग्लादेश में, तो ये या गल्फ की और कंट्री में, वहां इनको टारगेट करती है आईएसआई। वो इनको फिर रेडिकलाइज करती है और फिर इनका इस्तेमाल। ये जितने भी डॉक्टर आपको मिलेंगे इनके कहीं ना कहीं तार वहां से जुड़े हुए। हम पाकिस्तान पर अटैक कर देंगे, जब हम अटैक करेंगे तो हम कहेंगे कि अब पाकिस्तान ऐसा कुछ करने से पहले 100 बार सोचेगा। आपको पता है पाकिस्तान की आईएसआई इन्वॉल्वमेंट आतंकवाद को आपको हिट कर रहे हैं। जो नुकसान आतंकी नहीं पहुंचा पाए वो नुकसान हमने खुद से खुद को पहुंचा लिया। जब किसी देश की दूसरे देश से लड़ाई होती है, अगर उसकी इकोनॉमी ज्यादा अच्छी नहीं है तो ज्यादा देर वो चल नहीं सकता। अगर आप कहेंगे कि सिंदूर 1.0 में अगर आप 4 दिन में इतना अच्छा कर रहे तो आप रुके क्यों? आप क्यों नहीं पीओके ले लेते? ऐसा सोचा सबने, बहुतों ने। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक धमाकों से दहशत है। एक बार फिर देश को झकझोर रही है यह दहशत। 10 नवंबर को लाल किले के पास कार में ब्लास्ट ने राजधानी की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए थे, तो वहीं 14 नवंबर की रात को श्रीनगर के नौगाम थाने में हुए जोरदार धमाके ने हालात को और भी गंभीर कर दिया है। नौगाम थाने में यह विस्फोट उस समय हुआ जब पुलिस फरीदाबाद से जब्त किए गए विस्फोटकों के सैंपल की जांच वहां पर कर रही थी। आप सोचिए, दिल्ली में धमाका हुआ, फरीदाबाद से विस्फोटक पकड़ा गया, वो विस्फोटक जम्मू कश्मीर गया, वहां नौगाम के पुलिस स्टेशन में वो विस्फोटक फट गया। इस हादसे ने 9 लोगों की जान ले ली है, 27 से ज्यादा घायल हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात का कहना है कि यह कोई आतंकी वारदात नहीं है, बल्कि सैंपलिंग के दौरान हादसा हुआ है। लेकिन लगातार होने वाले ऐसे धमाकों ने देश में सुरक्षा एजेंसियों के सतर्क वो हैं या नहीं है, इस पर सवाल खड़ा कर दिया है। जनता में डर का माहौल आ गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ एके सिवात साहब जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सिवात साहब, बहुत तकलीफ होती है, पहले तो दिल्ली धमाके की खबर दर्शकों तक पहुंचाते हुए, और फिर कल जो हुआ श्रीनगर में पुलिस स्टेशन में धमाका हो गया। किसी आतंकी ने वारदात नहीं की और धमाका हो गया, हमारे पुलिस वाले शहीद हो गए उसमें। ये क्या हो रहा है? कहां लापरवाही हो रही है? हाँ देखो, ये दोनों इंसिडेंट बिल्कुल अलग हैं। ये पहले तो जो आपने बताया कि जो रेड फोर्ट के अंदर धमाका हुआ, ये एक प्रकार से रेड, आप ये कह सकते हैं वाइट कॉलर टेरर के जो इकोसिस्टम है वो है। इसका मतलब आज से 12 साल में कोई ऐसा धमाका नहीं हुआ जम्मू एंड कश्मीर के अलावा। मगर ये पहला है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारा जो इंटेलिजेंस एजेंसी है एनआईए के नीचे, वो काफ़ी कोऑर्डिनेटेड काम कर रहा था सेंट्रल और स्टेट लेवल पे। तो इससे पहले कि कोई मॉड्यूल कुछ कर सके उसको दबोच लिया जाता था। मगर जो अब ये वाइट कॉलर टेरर का मॉड्यूल आया है, ये मुझे लगता है बहुत खतरनाक है। इसका मतलब पहले ये सोचा जाता था आतंकवादी हैं वो अनपढ़ ज़्यादातर हैं या कम पढ़े हैं, या वो अनप्रिविलेज सोसाइटी से आते हैं, जो गरीब हैं उनको एक प्रकार से मैनिपुलेट या एक्सप्लॉइट किया जाता है। मगर ये जो भी मिले, ये डॉक्टर मिले, इनकी रिस्पेक्ट होती है सोसाइटी में। और डॉक्टर तो कहते हैं आपको जीवन देते हैं, जीवन लेते नहीं। मगर ये सभी जो डॉक्टर हैं, ये इनका कहीं ना कहीं लिंक टर्की से, अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से मिला। इनकी कहीं ना कहीं ट्रेनिंग कहीं और जगह हुई और ये इन्वॉल्व हो गए। और जिस प्रकार से ये मॉड्यूल को बस्ट किया गया, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव इन द सेंस, जो अमोनिया नाइट्रेट है वो मिला इनके पास से, और इनके पास AK-47 मिली। अब हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर आरडीएस का इस्तेमाल किया जाता है, तो अमोनिया नाइट्रेट क्यों? देखो, आरडीएस को लाना बड़ा मुश्किल है, स्पेशली पाकिस्तान से अगर आप आरडीएस लाएंगे ड्रोन के माध्यम से पकड़े जाने का प्रॉब्लम है। अमोनिया नाइट्रेट फर्टिलाइजर में इस्तेमाल होता है। और ये जितना भी मेवात का रीजन है, फरीदाबाद, सोना और गुड़गांव के इलाके का ये ट्रायंगल जो बनता है, इस पे ये इन्होंने स्टोर किया। इसको जल्दी मिल सकता है और 3 टन के करीब इकट्ठा कर लिया। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये इसके जो हैंडलर्स हैं वो टर्की के एड्रेस पे चल रहे हैं, जो कि उकासा है, उसके बाद मुजफ्फर है, जो कि अफगानिस्तान से, उकासा टर्की से है। क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि उनके जो एक प्रकार से लीड पाकिस्तान की तरफ जाए, वो अपने हैंडलर्स को ऐसे कर रहा है कि या तो वो टर्की से या अफगानिस्तान से करें, जिससे पाकिस्तान के ऊपर उंगली ना उठ पाए, वो ये कह सके कि भाई हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। तो ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से ये अनर्थ हुआ है ये मॉड्यूल, ये भी सच्चाई है कि ये कार्रवाई भी जो जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस ने की, जिसके कारण ये पता चला, भांडा फूटा और ये पकड़े। जितने भी पकड़े गए हैं वो तो टिप है आइसबर्ग में।
आपको ये बहुत लार्जर पिक्चर मिलेगी। मगर खामी कहाँ रही? जब आपने इतना बड़ा गिरोह को पकड़ लिया तो आपने जो डॉक्टर एक प्रकार से उमर था, जो कि उमर मोहम्मद, वो कैसे आपकी चुंगल से निकल गया और वो जाके आपका एक ब्लास्ट कर देता है रेड फोर्ट पे। वो एक बहुत ही, मुझे लगता है कहीं ना कहीं चूक हुई है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी की, सिक्योरिटी फोर्स की। तो दूसरा ये जो इंसिडेंट हुआ है नौगांव में, क्योंकि यहीं से पहले तार जुड़े थे, यहीं से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई थी, तो ये जितना भी आपका अमोनिया नाइट्रेट पकड़ा था उसके जो सैंपल हैं वहां ले जाए गए, और जब वो इसको सैंपलिंग कर रहे थे तो ये हादसा हुआ। क्या ये सही तरीका है? बिल्कुल नहीं है। ये एसओपी के बरखिलाफ है। ये कहा जाता है कि जब भी आप किसी आईडी को दोबारा दोबारा हैंडल करेंगे वो सेंसिटिव हो जाता है और एक प्रकार से वो ब्लास्ट हो सकता है। इसलिए आप उसको यहां से लेके जा रहे हैं, फिर आप उसको कर रहे हैं। हुआ क्या? आपकी अपनी गलती से आपके 9 ब्रेव हार्ट, जो कि पुलिसमैन जिन्होंने इतना अच्छा काम किया था, आपने घुमा दिया। 27 लोगों की मृत्यु होगी। तो ये जो एसओपी है वो बहुत जरूरी है, हैंडलिंग ऑफ आईडी। हाँ, ये समझता हूं मैं, जो अमोनिया नाइट्रेट है वो अकेला कोई एक्सप्लोसिव नहीं है। अमोनिया नाइट्रेट के साथ जब फ्यूल ऑयल डाल दिया जाता है और उसको इनिशिएट करने के लिए आपको डेटोनेटर और बैटरी की जरूरत पड़ेगी, तभी वो एक प्रकार से एक्सप्लोजन करेगा। मगर आप जब उसको बार बार हैंडल करते हो वो सेंसिटिव हो जाता है। अगर आपने डेटोनेटर लगाया है तो पर बैटरी शिवाज के साहब, ये बगैर तो भी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है ना। तो क्या ट्रेनिंग बिल्कुल। में जो चीजें बताई गई, सिखाई गई, और जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए विस्फोटक हैंडल करना कोई नई बात तो है नहीं, उसके बावजूद ऐसा हादसा, और हादसे का शिकार कौन हुआ? खुद पुलिस वाले। हाँ, आपके बात में दम है विशाल, कोई नई चीज तो है नहीं। अगर कोई दूसरे प्रांत की पुलिस करे तो शायद गलती हो सकती है, मगर जम्मू एंड कश्मीर की जो पुलिस है वो तो बिल्कुल इस चीज से वाकिफ है, ट्रेंड है, मोटिवेटेड है। देखो, मैं 30 साल के करीब, बल्कि 3 डिकेड के करीब जम्मू एंड कश्मीर में क्या, तो आईडी बहुत बार लगाई जाती थी। आईडी को हम अनअर्थ कर लेते थे, मगर आईडी को एक बॉम्ब मार के उसको वहीं पर हम डिस्ट्रॉय करते थे। क्योंकि आईडी को अगर आप छेड़खानी करेंगे तो आईडी आपने कट तो कर दिया उसका सर्किट को, फिर भी वो एक प्रकार फट सकते। तो बिल्कुल ठीक बात की विशाल, इतना नॉलेज होने पे कोई इसकी एसओपी है, कहीं ना कहीं हमारे से मतलब आप खामियां रह गई सोचिए, है। जो नुकसान आतंकी नहीं पहुंचा पाए, वो नुकसान हमने खुद से खुद को पहुंचा लिया। उससे भी ज्यादा, और मैं तो कहता हूं बहुत उससे भी ज्यादा, जितना है कि अब तो ये जो 27 लोग एडमिटेड हैं, अभी कितने सीरियस हैं ये नहीं पता, पर बिल्कुल ठीक बोला। एक छोटी सी गलती के कारण आपने अपना इतना नुकसान कर लिया, और इसमें जो मारे गए हैं ज्यादातर पुलिसमैन है, और ये सच्चाई है। आपको क्रेडिट देना पड़ेगा जेएनके के पुलिस को, जो ये पूरा व्हाइट कॉलर मॉड्यूल को आपने अनअर्थ किया है। इसमें बहुत बड़ा हाथ है जम्मू एंड कश्मीर का नहीं, पुलिस लेकिन का। सर जो मैं अल-फलाह यूनिवर्सिटी की बात करना चाहूंगा, जिसकी सदस्यता हाँ, को अब कैंसिल कर दिया गया है। अब ये सवाल उठ रहा है कि हमारे देश में ऐसी कितनी यूनिवर्सिटीज चल रही हैं जिन्हें विदेशों से फंडिंग होती है, जो भारत के नियम कानूनों को मानती नहीं है, जहां पर इस तरीके के इतने बड़े पैमाने पर एक यूनिवर्सिटी से 7 डॉक्टर समेत 13 लोगों को हिरासत में लिया जाए, वो ईडी के रडार पर आ जाए, उसके वित्तीय लेन देन की जांच होने लगे, वहां रहने वाले पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, प्रोफेसर, विस्फोटक जमा करने लग जाएं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि उस यूनिवर्सिटी को पता नहीं होगा? बैकग्राउंड चेक तो करते हैं लोगों का हायर करने से पहले। 3-4 बहुत बड़ी गलतियां हैं। एक तो ये जो यूनिवर्सिटीज हैं जिसके अंदर कतार, सऊदी अरेबिया और दुबई और बाकी मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से जो फंड किए जाते हैं, वो एक शक की नज़र में रहते हैं, और उनको इजाज़त नहीं देनी चाहिए जब तक आपके पास सॉलिड रीजन। अब ये अल फलाह यूनिवर्सिटी आपने चलने दी है, अभी तो आपको पंडोरा बॉक्स खुलेगा, क्योंकि आपने एक अच्छी काम किया है कि ये जितने भी, चाहे आदिल था या मुजामिल था या ये डॉक्टर शाहीन थी जो लखनऊ से पकड़ी गई, जब आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इंट्रोगेशन करेंगे, आप देखना बहुत कुछ आपको पता चलेगा। और इससे हमें लगता है कि हमारे अंदर बहुत कमी रहेगी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज में। आपने कैसे इन यूनिवर्सिटीज को पनपने दिया है जो कि आतंकवाद का गढ़ है। दूसरा, किस प्रकार से इस मेवात रीजन में इतनी आसानी से आप ये अमोनिया नाइट्रेट ले जा सकते हो? आपको मालूम है कि ये एक्सप्लोसिव युद्ध है। अच्छा, अमोनियम तीसरा, जब नाइट्रेट ये को लेकर थोड़ा सा मैं क्लैरिटी चाहूंगा। अब तक लोगों के मन में था कि अगर आपको धमाका करना है तो आपको आरडीएक्स चाहिए होगा, बाकी विस्फोटक चाहिए होंगे।
अमोनियम नाइट्रेट एक ऐसी चीज है जिसे लेकर बहुत ज्यादा शक नहीं होता, उर्वरक के तौर पर, खाद के तौर पर यह यूज होता है। तो इतनी बड़ी मात्रा में लेकिन अगर कोई अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा कर रहा है, कि वो जो 3000 किलो पकड़ा गया, क्या वो सारा का सारा अमोनियम नाइट्रेट था, मैं नहीं जानता, क्योंकि एजेंसियों ने अभी तक क्लियर नहीं किया है। तो क्या 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा करना आसान बात है क्या? देखो, मैं ये कहता हूं कि जो आपने शक की उस पे डाला, मैंने पहले भी बताया, आरडीएस अभी पुराना हो गया। आरडीएस को पकड़े जाने पे आपको एक तो लाना बड़ा मुश्किल है, पाकिस्तान से अगर लाएंगे आप बड़ा मुश्किल लाते हैं आरडीएस, फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुश्किल है। मगर ये जो अमोनिया नाइट्रेट, ये फर्टिलाइजर में इस्तेमाल हो सकता है। धीरे धीरे इसको कलेक्ट कर दिया गया, कुछ उन्होंने अपने जो सेफ हाउसेज जिनको बोलते हैं वहां पर डाला गया, और ये 3 टन के करीब कर लिया। अब मैं ये कहता हूं, अमोनिया नाइट्रेट पर से इज नॉट एक्सप्लोसिव। इसके साथ आपको जो फ्यूल ऑयल है उसको जोड़ना पड़ता है, तो फिर वो कॉकटेल बन जाता है, वो बहुत डेडली है। और उसके लिए आप एक डेटोनेटर चाहिए, और एक बैटरी चाहिए, और टाइमर चाहिए। अगर आप डेटोनेट करेंगे तो वो शॉक वेव देगा और एक ब्लास्ट का काम करेगा, जैसा उसने किया। जो हादसा हुआ है रेड फोर्ट में, ऐसे ही हुआ है। तो ये सच्चाई है कि ये आप कहोगे कि 3 टन के करीब अमोनिया नाइट्रेट कैसे आया, पर यही तो इन्वेस्टिगेशन है, कैसे आया, ये सेफ हाउस किसके थे, कितने ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल और भी हैं, कैसे इनका नेटवर्क काम कर रहा था, ये सारा भांडा अभी फूटेगा जबकि इनकी इंट्रोगेशन होगी, इन 3-4 डॉक्टर जो नेट में लिए हैं। और मैं अभी भी कहता हूं, जो हमने पकड़ा है एक टिप है आइसबर्ग की, बहुत कुछ निकलेगा ऐसे में। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि ये काफी नहीं, अनर्थ पर हो गया। आप जो कह रहे हैं तो टिप है आइसबर्ग की। फिर मैं ये प्रश्न पूछूंगा कि पिछले 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी के शासन में आने के बाद से सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही बताई जाती है ना मोदी की, कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश के किसी हिस्से में ब्लास्ट नहीं होने दिया, आतंकी गतिविधि को होने नहीं दिया। तो 11 साल से हम कुछ तो ठीक कर रहे हैं कि हमारे किसी देश के किसी राज्य में, किसी शहर में धमाका नहीं होता। अब 11 सालों के बाद हमने ऐसा क्या किया? अब ये तो हम नहीं कह सकते कि हम 11 साल से लापरवाह थे। अगर अब लापरवाह होते तो धमाके हो रहे होते। जाहिर सी बात है 11 सालों से हम बहुत चौकन्ने थे। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक बोला कि बिल्कुल नहीं हुए। और ये मैं कहता हूं कि एक आप क्रेडिट देंगे एनआईए का और सेंट्रल गवर्नमेंट का, कोई हादसा नहीं हुआ लास्ट 12 साल में। और क्योंकि हमारे सेंट्रल एजेंसीज, एनआईए और स्टेट एजेंसीज का तालमेल था, वो प्रोएक्टिव है। मगर ये मुझे लगता है पिछले 1-2 साल से चल रहा था, 2022 की बात करें, पर ये 1-2 साल में मैं ये कहता हूं कि ये धीरे धीरे इन्होंने पैर पसारे। अब आप कहेंगे कि भाई ये पता क्यों नहीं चला? हाँ, ये तो कहीं ना कहीं भूल है, जब तो ये अनर्थ हुआ है जेएनके से, फिर तारे जोड़ी गई हैं और फिर पता चला है। तो ये सच्चाई है कि जो ये नए मॉड्यूल आया है, ये वाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम, इसके ऊपर शक की नजर में नहीं जाता। और क्योंकि इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, किसी को नहीं सोचा, अल फलाह यूनिवर्सिटी एक आतंकवादियों का गढ़ है, पाला जा रहा है वहां पर। मुझे लगता है यहाँ तो चूक हुई है, और इसको अब जल्दी से जल्दी इसके ऊपर एक्शन होगा। दूसरा, आप ये कहते हैं कि इनको रेडिकलाइज कैसे किया जाता है। देखो, ये रेडिकलाइज हुए हैं 3-4 जगह। एक तो ये जितने भी हैं, कहीं टर्की में पढ़ने जाते हैं, चाइना में, बांग्लादेश में, तो ये, और या गल्फ की और कंट्री में, वहां इनको टारगेट करती है आईएसआई, वो इनको फिर रेडिकलाइज करती है और फिर इनका इस्तेमाल। ये जितने भी डॉक्टर आपको मिलेंगे, इनके कहीं ना कहीं तार वहां से जुड़े हुए हैं। और मैंने बताया, इनके हैंडलर जो हैं, अब वो टर्की अफगानिस्तान से ऑपरेट करते हैं, मगर हैं वो सारे पाकिस्तान के थ्रू। पाकिस्तान की आईएसआई इसको करा रही है। तो ये पाकिस्तान ने एक नया तरीका निकाला कि उनके ऊपर शक भी ना हो, उनकी तरफ उंगली भी नहीं बिठा सकते, होम ग्राउंड को आप करें, और उनके हैंडलर जो है वो टर्की या अफगानिस्तान की तरफ बैठें और उनको हिदायतें पाकिस्तान से मिलें और वो ये कराएं। लेकिन हाँ, आपने कमाल की बात देखी होगी, आमतौर पर भारत में जब भी कोई बड़ा धमाका होता है, आतंकवादी हमला होता है, पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी संगठन जो होते हैं उनमें होड़ लग जाती है कि पहले क्रेडिट कैसे ले ले, पहले जिम्मेदारी कैसे ले लें कि साहब हमने ये धमाका करवाया है। इस बार पाकिस्तान का कोई आतंकवादी संगठन सामने नहीं आया, भारत में मौजूद कोई आतंकवादी संगठन सामने नहीं आया जिसने कि जिम्मेदारी ली हो। और माना जा रहा है कि एक स्ट्रैटेजी है, पाकिस्तान चाहता नहीं है कि भारत में होने वाली किसी घटना को लेकर उसका नाम आए और ऑपरेशन सिंदूर का कहीं पार्ट 2 ना हो जाए। इसका मतलब उनकी स्ट्रैटेजी ठीक बैठ रही है। हाँ, आपने ठीक बोला, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर 1.0 के बाद हमने पोत लगाया। हमने बोला ऑपरेशन सिंदूर अभी तक खत्म नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो सकता है। अगर हमने ये बोला है कि एनी टेररिस्ट एक्शन विल बी कंसिडर्ड एक्ट ऑफ वार, अगर उनका आतंकवादी संगठन कोई कहता है कि हम इन्वॉल्व थे, जैसे कि इसके तार जैसे मोहम्मद से जुड़े हुए हैं, तो फिर हमारे पास रीजन हो जाता है। और इस बार जब हम
ऑपरेशन सिंदूर करेंगे 2.0, तो वो 1.0 से बहुत ज्यादा बड़ा होगा और अब रुकने वाले नहीं हैं। तो अगर आप देखें, जब पहलगाम में भी पहले टीआरएफ ने उसकी ओन अप कर लिया था, फिर प्रेशर आने पे पाकिस्तान के आईएसआई से उसने भी मना कर दिया था। तो ये तो एक नई चाल है। वो समझते हैं कि अगर कोई ओन अप करेगा तो फिर पाकिस्तान पे हमला करना या ऑपरेशन सिंदूर 2.1 का ओ का होना बिल्कुल लाजमी पर हो सर क्या जाएगा। होगा ऑपरेशन सिंधु 2.0? अभी तक तो ऐसा कोई संकेत, हम चलिए मान भी लेते हैं हो बिल्कुल। जाता है, मान भी लेते हैं। अब क्या कुछ चीजें प्रिडिक्टेबल हो गई हैं? भारत में कुछ होगा, हम पाकिस्तान पर अटैक कर देंगे। जब हम अटैक करेंगे तो हम कहेंगे कि अब पाकिस्तान ऐसा कुछ करने से पहले 100 बार सोचेगा। ये सारी बातें हवा हवाई साबित हो रही हैं। अप्रैल के महीने में पहलगाम हुआ, नवंबर के महीने में आपकी राजधानी में ब्लास्ट हो गया। तो ये कहना कि हम ऑपरेशन सिंदूर कर देंगे और पाकिस्तान के सारे आतंकवादी संगठन खत्म हो गए, अब वो धमाका नहीं कर पाएगा, 2-3 साल लग जाएंगे यहां से पाकिस्तान को अपनी ताकत इकट्ठी करने में, ये सारी बातें गलत साबित हो रही हैं। हाँ, ये विशाल, अब देखो, अब स्ट्रैटेजी चेंज हुई है। टेररिज्म एक डायनेमिक है, आपको भी बदलना पड़ेगा। मैं ये बात से सहमत हूँ कि आप का यही एक सोल्यूशन नहीं है कि पाकिस्तान पे बार बार हमला करोगे, क्योंकि आपका मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी करना पड़ेगा। आपको पहले अंदर देखना पड़ेगा, वो अंदर कौन है ओवरग्राउंड स्लीपर सेल जो इनको मदद कर रहे हैं, वो कौन से यूथ हैं जो रेडिकलाइज हुए हैं, आपको वो भी करना पड़ेगा। हाँ, ये भी सच्चाई है, आपको डेटरेंस तो करना ही पड़ेगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान को भी आपको सबक सिखाना पड़ेगा, मगर उससे अकेले से काम नहीं चलेगा जब तक आपका घर के अंदर से आप इनका एक्शन नहीं लेंगे। दूसरा, आप पाकिस्तान को वर्ल्ड के अंदर एक एक्सपोज करो, फाइनेंशियल एक्शन टास्क को बोलो नहीं ग्रे सर, हम लिस्ट पे फेल हो गए डाले। उसमें। सिवाद साहब, दुख होता है ये कहते हुए, लेकिन हम पाकिस्तान को एक्सपोज करने में, या दुनिया सब कुछ जानते हुए भी उस तरफ देखना नहीं चाहती। हम उसे एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट तो छोड़िए, ग्रे लिस्ट भी में भी वो नहीं है इस वक्त। हम उसे एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट कहीं नहीं डलवा पा रहे। हम आईएमएफ से उसे करोड़ों अरबों डॉलर मिलने वाला जो लोन है वो रोक नहीं पा रहे। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप उनके आसिम मुनीर को बुलाकर लंच करवा रहे हैं, डिनर करवा रहे हैं, हम उसको रोक नहीं पा रहे। टर्की उनको ड्रोन दे रहा है, चाइना उनको टेक्नोलॉजी दे रहा है, हम नहीं रोक पा रहे। हम पाकिस्तान को कहीं आइसोलेट नहीं कर पाए हैं। हाँ, देखो, इसमें कोई शक नहीं विशाल, हर देश अपना नेशनल इंटरेस्ट देखता है। और सच्चाई है कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के राज में वो अपना नेशनल इंटरेस्ट देखेगा। उसको लगता है पाकिस्तान एक उनके लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बेसिस वहां की इस्तेमाल करेगा। अल जवारी को जो मारा गया था काबुल में, तो ड्रोन भी पाकिस्तान से उड़े थे। अब वो कहते क्रिप्टो करेंसी जो उसका खुद की फैमिली का बिजनेस है वो भी करेंगे। उसके बाद ये क्रिटिकल मिनरल्स भी, पासनी जो आइलैंड है वो भी देने। तो पाकिस्तान तो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चीज है। वो तो कहते हैं सबसे बड़ा एसेट है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि आसिम मुनीर डॉलर के ऊपर बिकेगा, कुछ भी करेगा। ये बात में सच है। आप सोचते हो कि आपके कहने से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट पे डालेगा, ये आईएमएफ वर्ल्ड बैंक लोन नहीं देगा? हाँ, मैं मानता हूं, पर आप कोशिश करते रहें। ये तो बदलाव आया है। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप वर्ल्ड के अंदर जब तक टेररिज्म उनको हिट नहीं करता है, आप ये कहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप टेररिज्म के अगेंस्ट करता है, तो वो क्यों नहीं इसके ऊपर बातचीत करे? वो टेररिज्म जो उसको हिट करता है, अल कायदा, इस्लामिक स्टेट, उसको तो वो सीरियसली लेता है। पर ये जैसे आपके लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद है जिनकी रीच भारत तक ही है, उसको वो टेररिस्ट तो मानते हैं मगर उन पे एक्शन नहीं लेते। ये सच्चाई है, ये हमारे लिए कॉज ऑफ कंसर्न है। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। अगर आप सोचें कि आपकी लड़ाई कोई दूसरा लड़ेगा, मुझे लगता नहीं। आपको मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी से चलना पड़ेगा। आपको चारों तरफ करेंगे, अपने घर को भी ठीक क्या करना भारत पड़ेगा। को अब एक नई स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? अभी थोड़े दिन बिल्कुल। पहले अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर यहां पर आए थे, और जो पाकिस्तान हमें टू फ्रंट वॉर से डराता था कि चाइना पाकिस्तान एक साथ अटैक कर देंगे, आज भारत उस स्थिति में है कि भारत और अफगानिस्तान अगर मिल जाएं तो एक साथ पाकिस्तान पर अटैक कर दें। और पाकिस्तान के लिए दो मोर्चों पर एक साथ लड़ना इंपॉसिबल है, क्योंकि आधा मोर्चा उसके अपने घर में भी खुला हुआ है। जैसे 2.5 मोर्चा हमारे लिए है, उसके लिए भी वो 2.5 मोर्चा है। क्या भारत अफगानिस्तान के साथ मिलकर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में ऐसा कुछ सोच सकता है? आपको लगता है ऐसा? देखो, आपको ये समझना पड़ेगा कि एनमीज एनमीज माय फ्रेंड। ये मत सोचो कि अफगानिस्तान हरदम आपके साथ रहेगा, ऐसा कहना फिर मुश्किल है। आप अपने कार्ड को एक्सपोज मत करो। मैं ये कहूंगा कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, कि आपको पता है पाकिस्तान की आईएसआई इन्वॉल्वमेंट आतंकवाद को आपको हिट कर रहा है, पर आज पाकिस्तान खुद टूटने के कगार पे, वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद का बढ़ना, और ऊपर से तालिबान वहां से हमले कर रहा है ड्यूरन लाइन से, जिसको मानता नहीं। सर, पाकिस्तान तो जितना मुझे भी लगता है वो कमजोर खुद हो, कर। पाकिस्तान जितना भी कमजोर हो, पाकिस्तान की आर्मी स्ट्रांग है।
पाकिस्तान की आर्मी के पास पैसा है, अच्छा खासा इंडस्ट्री जो वहां पर चलती है, व्यापार बिजनेस जो होता है वो सब पाकिस्तान की आर्मी करती है। तो देश भले बर्बाद है, आर्मी तो मजबूत है, पैसा भी है आर्मी के पास, और अब तो अलग अलग देशों के साथ संबंध भी अच्छे हैं। मुनीर साहब तो खुद अमेरिका के साथ जाकर बातचीत कर रहे हैं। तो आर्मी के तौर पर पाकिस्तान तो बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। उसे पता है कि उनके लिए तो वो रेलेवेंट ही तब तक है जब तक वो भारत पर अटैक कर रहे हैं। हाँ देखो, एक चीज माननी पड़ेगी विशाल, आप जो बोल रहे हैं मैं तीन चार चीजों से सहमत हूँ, कुछ एक चीज में मैं आपको अलग चीज करूंगा। हाँ ये ठीक है, पाकिस्तान का असली रूप पाकिस्तान की फौज में है। पाकिस्तान की पावर इस्लामाबाद नहीं रावलपिंडी से है। और जो अभी सीडीएफ बना दिया है कि जो आपका चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज वो आसिम मुनीर सारा कंट्रोल करता है। वहां पर बिजनेस भी जो है वो पाकिस्तान की आर्मी पैरेलल इकोनॉमी चलाती है। उनकी फौजी फाउंडेशन $117 बिलियन है। कोलगेट से लेके सीमेंट, बैंक से लेके रियल एस्टेट सब कुछ करती है। हाँ ये भी सच्चाई, उनके पास हथियार उनको अमेरिका देता था पहले, अब चीन देता है। अब उसको PL-15 एयर टू एयर मिसाइल, कहीं ना कहीं HQ-9 और HQ-15 एयर डिफेंस सिस्टम, JF-17 और J-10C जो इनको एयरक्राफ्ट मिले, मगर ये काफ़ी चले भी नहीं। ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में वो फेल भी हुए। अब बात आती है, आप कहते हो कि पाकिस्तान की आर्मी इतनी कमज़ोर नहीं जितना देश है, इस बात में तो मैं सहमत हूँ। पर प्रॉब्लम क्या है, जब किसी देश की दूसरे देश से लड़ाई होती है, अगर उसकी इकॉनमी ज़्यादा अच्छी नहीं है तो ज़्यादा देर वो चल नहीं सकता। अगर आप कहेंगे कि सिंदूर 1.0 में अगर आप 4 दिन में इतना अच्छा कर रहे तो आप रुके क्यों? आप क्यों नहीं POK ले लेते? ऐसा सोचा सबने, बहुतों ने। आपको समझना चाहिए हमारे जो मिलिट्री और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव थे हमने उसको ले लिया। अगर आप नहीं नहीं, दोबारा ठीक है, लड़ाई मैं लड़ते आपकी रहे। बात से बिल्कुल सहमत हूं। POK लेना अभी उस समय जरूरी नहीं था। नहीं, एक और बात है विशाल, हाँ इसमें और कोई हाँ, आपका मेन एम क्या है कि आप इकोनॉमिकली एडवांस करना है। तो 2047 में अगर आपको डेवलप्ड कंट्री बनना है तो आपकी इकोनॉमी 8 to 9% ग्रो होनी चाहिए। जब आप किसी दूसरे देश के साथ लड़ाई करते हैं तो आपकी इकोनॉमी भी तो इफेक्टेड होगी। इसलिए दलदल में फंसने वाले रशिया यूक्रेन वार, लड़ाई तो शुरू करती, बंद करना मुश्किल। मैं ये कहूंगा कि ये चीजें सोच समझ के, ये इमोशनली चार्ज होने के बाद आप सोचेंगे नहीं थी। जो भारत की नीति है बहुत सोच समझ के है, मगर पाकिस्तान एक रोग स्टेट है। पाकिस्तान को हैंडल करने के लिए मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी, ये बात में दम है। आपको अभी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। जो हमने अपने टेररिज्म के अगेंस्ट और होम ग्राउंड टेररिज्म के अगेंस्ट स्ट्रेटेजी बनाई थी उसमें थोड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि ये जो व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम है वो एक प्रकार से नया जी। आतंकवाद का चेहरा लेके आया है। मुझे आप उसको अपने अनुभव हैंडल से सर करने ये की, बताइए, एक आखिरी प्रश्न, क्योंकि मेरे पास समय कम है, एक आखिरी प्रश्न है, आप अपने अनुभव से मुझे ये बताइए कि अब भारत नया क्या कर सकता है। प्रिडिक्टेबल तो बहुत कुछ है, पाकिस्तान भी सोचकर बैठा है कि कोई एक ऐसी रात आएगी जब भारत के एयरफोर्स के कुछ विमान उड़ेंगे और हमारे कुछ ठिकानों को वो ध्वस्त कर देंगे। ये तो सब प्रिडिक्टेबल हो गया। अब ये बताइए कि भारत के पास नया क्या है जो पाकिस्तान नहीं सोच सकता। देखो एक बात तो आपने ठीक बोली, कोई भी वार आप पुराने वार की तरह नहीं लड़ सकते। आप ये नहीं कर सकते कि 1.0 में हमने ये किया था तो 2.0 में वही करेंगे, या पाकिस्तान का रिएक्शन ये था तो ऐसा होगा। हर लड़ाई दूसरी लड़ाई है, आगे क्या होगा ये तो समय बताएगा। मगर ये सच्चाई है, हमें अपना मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी चलना है, अपना बदलाव करना पड़ेगा, अपने आप को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। आपको भी डिफेंस फोर्सेस पे पैसा खर्च करना पड़ेगा। अभी आपने ये भैरव यूनिटें करी हैं, आपने जो इंटीग्रेटेड ब्रिगेड की हैं, आपने ड्रोन किए हैं। अगर आपने पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़नी है तो आपको अपनी फौज को और मॉडर्नाइज करेगा। और हम, आप जो कह रहे थे कि दो तरफ हो सकता पाकिस्तान में, भारत को भी दो टू फ्रंट वार की हरदम चिंता है, चीन और पाकिस्तान इकट्ठे। इसलिए हमें अपने आप को इसके लिए काबिल करना पड़ेगा। कन्वेंशनल वारफेयर से आप मुंह नहीं मोड़ सकते, और इसके साथ काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी जो है वो चेंज करनी पड़ेगी, उसको रिफाइन करना पड़ेगा जैसे बदलते हुए आतंकवाद को देखते हुए। और आपको मैं ये चीज बताता हूं कि ये जितना हम बजट में देते हैं डिफेंस को वो कम है, हमें बढ़ाना पड़ेगा, हमें मॉडर्न करना है। हमें एयर पावर जो एयरफोर्स है उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। 42 स्क्वाड्रन चाहिए, करीब करीब अभी 30 स्क्वाड्रन के करीब है हमें। और हमारा जो आमका है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसको 10 साल लगेंगे, हमें बीच में चाहिए। हमें सबमरीन, न्यूक्लियर पावर सबमरीन और चाहिए, हमें जो है आर्टिलरी की गन और चाहिए। आपके पॉइंट में बिल्कुल दम है। पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट भी साइन कर लिया। क्या सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के
के पास साथ आएगा। अगर हम वो आए ना आए पर पैसा तो देगा, हथियार तो देगा, वेपन एम्यूनिशन तो देगा। तो ये है, ये सोच के चलना है। ये इस बात में अगर हम तैयार नहीं हैं तो फिर हमारे अंदर खामी। मुझे लगता है हम इन चीजों को बिल्कुल तैयारी मद्देनजर ज्यादा रखते हुए करनी अपने आप होगी को और बढ़ाएं। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो है वो पहले से ज्यादा घातक होना चाहिए पाकिस्तान के लिए, तभी बात बन पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया AK सवाद साहब, आपने हमारे लिए समय निकाला और बातचीत की। छोटा सा ब्रेक।